हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी को घेर लिया। जिसके बाद क्या हुआ तो वहीं चीन ने अजीत डोभाल से कहा भारत के साथ काम करने को है हम तैयार। जी हां, जिसके बाद क्या रहा भारत का रिप्लाई तो वहीं बताएंगे। कैसे ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी जी ने दिया ऐसा बयान, दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हां, कहा सीना तान कर हम कहते हैं कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। तो वहीं दोस्तों, भारतीयों को अपनी सेना में शामिल करने को लेकर व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने मोदी के जाते ही इस पर दे दिया है बड़ा बयान। बताएंगे क्या कहा उन्होंने। तो वहीं दोस्तों, पाकिस्तान में कट्टर मुसलमान भी अब बोल रहे हैं जय श्री राम, सुनवाएंगे आपको। तो वहीं उससे भी बड़ी खबर बताएंगे, क्या केजरीवाल की पार्टी की मान्यता हो जाएगी रद्द। क्या आम आदमी पार्टी के आ चुके हैं अंतिम दिन। बताएंगे क्यों ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, सारी जानकारियां आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी को ही घेर लिया। चल रही है अभी भी गोलीबारी कठुआ के बाद। ये दूसरा आतंकी हमला दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले के बाद एक और आतंकी वारदात सामने आई है। उधमपुर में आतंकवादियों ने पुलिस चौकी को घेर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी चल रही है। एसएसपी जोगिंदर सिंह ने बताया है कि बसंतगढ़ तहसील की सांग पुलिस चौकी को आतंकियों ने घेर दिया था और गोलीबारी शुरू कर दी थी। हालांकि तुरंत हरकत में आकर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रात 8 बजे के आसपास सांग पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। आतंकी जंगल की तरफ भाग गए और फिर उनकी तलाशी के लिए सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार आसपास की सुरक्षा बलों की चौकियों से अतिरिक्त जवानों को मौके पर भेजा गया है। यह क्षेत्र उधमपुर से सड़क मार्ग से 164 किलोमीटर और पैदल मार्ग से 28 किलोमीटर दूर है। दोस्तों बता दें, समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि कठुआ, उधमपुर और भद्रवाह से शुरू किए गए ऑपरेशन में 50 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे घात लगाकर किए गए हमले के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि जंगलों में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें मारने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। कई इलाकों में तलाशी के साथ उधमपुर, सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों के घने जंगलों में अधिक बल तैनात किए गए हैं। दोस्तों बता दें कि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी डटकर जवाब दिया, लेकिन 10 से 15 राउंड फायर करने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए हैं जंगलों की आड़ को लेकर। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि ये हमले लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से बढ़ते नजर आए हैं। खास करके लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आने वाले थे दोस्तों, ये आतंकी हमले लगातार बढ़ते रहे और आज भी ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान का कोटा अब पूरा हो गया, अब भारत को तगड़ा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा जो इन आतंकवादियों को भारत में आतंक फैलाने के लिए भेज रहा है। तो वहीं दोस्तों, आपको बता दे बड़ी खबर, जहां भारत के सामने चीन झुकता नजर आया है। जी हां, भारत के साथ काम करने को तैयार है। चीन ने अजीत डोभाल को यह कहते हुए संदेश भेजा और क्या कहा आपको बता दें। चीनी विदेश मंत्री वांग ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जी से कहा कि चीन भारत के साथ सीमा क्षेत्रों में स्थिति को सही ढंग से संभालने के लिए तैयार है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव जारी है। वांग ने पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से कायम सीमा विवाद के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्थिति से लंबित मुद्दों को ठीक से संभालने के लिए डोभाल के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की है। डोभाल को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मुद्दे के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति पर बधाई संदेश में वांग ने कहा कि चीन और भारत एक ऐसा रिश्ता साझा करते हैं जो द्विपक्षीय सीमाओं से परे है और वैश्विक महत्व बढ़ाने वाला है। वांग विदेश मंत्री के अलावा भारत चीन सीमा वार्ता प्रणाली के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। अब ऐसे में समय रहते चाइना संभल गया तो ठीक, वरना भारत के सामने उसको झुककर ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, सीना तान कर कहते हैं हमने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी का बड़ा बयान। दोस्तों, 2 दिवसीय ऑस्ट्रिया दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे दिन वियना में एक सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया और बताया कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। वियना में हुए इस सामुदायिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही मंच पर पहुंचे वैसे ही लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऑस्ट्रिया का ये मेरा पहला दौरा है। जो उत्साह उमंग में मैं यहाँ देख रहा हूँ वो अद्भुत है। 41 साल बाद भारत के किसी पीएम का यहाँ आना हुआ है। उन्होंने आगे कहा ये इंतजार एक ऐतिहासिक अवसर पर खत्म हुआ है। भारत और ऑस्ट्रिया अपनी दोस्ती के 75 वर्ष मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि भौगोलिक दृष्टि से भारत और ऑस्ट्रिया 2 अलग अलग छोर पर हैं, लेकिन
लेकिन हम दोनों के बीच अनेक समानताएं हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि लोकतंत्र हम दोनों देशों को जोड़ता है। स्वतंत्रता, समानता, बहुलवाद और कानून शासन का आदर हमारी साझा मूल्य है। हम दोनों समाज बहुत संवर्धित और बहुभाषी हैं। पीएम मोदी जी ने बताया कि आज भी कई विचारकों से मिले हैं जो भारत में काफी रुचि रखते हैं। इसी दौरान पीएम मोदी जी ने कहा कि हजारों सालों से हम दुनिया के साथ ज्ञान यानी विजडम साझा कर रहे हैं, नॉलेज साझा कर रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिए। हम सीना तान कर दुनिया से कह सकते हैं कि हमने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं। ऐसे में हमें गर्व है, हम भारतीय हैं। आप लोग कहना मत भूलिएगा। तो वहीं दोस्तों बता दें, इतना ही नहीं, क्वांटम फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता ने प्रधानमंत्री मोदी जी में ऐसा क्या देख लिया दोस्तों, कहने लगे कि दुनिया के सभी नेताओं को आज ऐसा ही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। दरअसल ऑस्ट्रिया में भौतिक विज्ञानी एंटोन जिलिंगर ने पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। इस मुलाकात की भी एक तस्वीर पीएम मोदी जी ने एक्स पर शेयर किया है। वहीं पीएम मोदी से मिलने के बाद भौतिक विज्ञानी एंटोन जिलिंगर ने कहा कि हमने क्वांटम सूचना और क्वांटम प्रौद्योगिकियों की संभावनाओं और आध्यात्मिकता के बारे में चर्चा की। मैंने अनुभव किया कि पीएम मोदी बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है और मुझे लगता है कि यही वजह है, यही वो विशेषता है जो आज दुनिया के कई नेताओं में होनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप लोग ऐसा प्रधानमंत्री 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? उनके पीएम कार्यभार संभालने में वो कितने कामयाब हो पा रहे हैं आपके हिसाब से? देखते हैं क्या नंबर देती है भारतीय जनता। तो वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है ऑस्ट्रिया में कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी हाँ, विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों से भारत में तेजी से उभर रहे अवसरों पर गौर करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। तो लगे हाथों आपको बता दे, चीनी राजदूत के आगे क्यों गिड़गिड़ा रहे मोहम्मद मुइजू। मालदीव से आई तस्वीर ने सबको चौंका दिया। दोस्तों बता दें, मालदीव में चीन की घुसपैठ काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस कारण राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को देश के विकास कार्यों के लिए चीनी राजदूत के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। इसका सबूत मालदीव से आज ही आई एक तस्वीर है जिसकी खूब चर्चा की जा रही है। इस तस्वीर में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू चीनी राजदूत वांग लिगजिन के साथ बात करते नजर आए हैं। इस दौरान मुइजू का बॉडी लैंग्वेज किसी मजबूर व्यक्ति की तरह दिखाई दिया। पिछले साल मुइजू के राष्ट्रपति बनते ही मालदीव पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में चला गया है। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू ने कल सुबह राष्ट्रपति कार्यालय में चीनी राजदूत वांग लिगजिन से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीपुल्स नेशनल कांग्रेस सरकार के तहत मालदीव चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि आज जिन विषयों पर चर्चा की गई उनमें जनवरी में मुइजू की चीन यात्रा के दौरान किए गए समझौतों को लागू करने के तरीके शामिल हैं। वहीं बता दें, भारतीयों को अपनी सेना में कभी नहीं चाहा। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी के जाते ही क्या बोली पुतिन की सरकार। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय हाई प्रोफाइल मॉस्को यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष भारतीयों के रूसी सेना में अवैध भर्ती और उन्हें प्रताड़ित करने का मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी ने पुतिन से अपेक्षा जताई थी कि वे इस मुद्दे को जल्द हल करेंगे और भारतीयों की वापसी जल्द ही सुनिश्चित होगी। पीएम मोदी के निकलते ही रशिया का बयान आया है। बुधवार को पुतिन सरकार ने कहा कि रशिया ने कभी भी अपनी सेना में भारतीयों को नहीं चाहा। ये भर्ती पूरी तरह से कमर्शियल मामला है। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और रूसी सेना में भर्ती किए गए भारतीयों की वतन वापसी के मुद्दे के शीघ्र समाधान की कोशिश में लगे हैं। रूसी सरकार की ओर से इस मुद्दे पर पहली टिप्पणी रूसी राजनयिक रोमन बाबुश्किन की तरफ से आई है। उन्होंने कहा कि मॉस्को कभी नहीं चाहता था कि भारतीय उसकी सेना का हिस्सा बने और यूक्रेन से युद्ध में उनकी उपस्थिति लगभग नगण्य है। तो दोस्तों वहीं बता दें, हिंद महासागर में फिर घुसे चीन के 2 जासूसी जहाज निशाने पर। क्या भारत? बता दें, चीन के 2 जासूसी जहाज एक बार फिर हिंद महासागर में देखे गए हैं। इनमें से एक का नाम झोंग शान दा जू है जो पहले ही हिंद महासागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है। तो वहीं दूसरे का नाम जियांग यांग होंग 3 है। ये जासूसी जहाज मलक्का जल डमरू मध्य के माध्यम से हिंद महासागर में प्रवेश करने वाला है। चीन इन दोनों जहाजों का इस्तेमाल हिंद महासागर के सर्वेक्षण और अपने दुश्मन के जलीय और हवाई सीमा की जासूसी करने में करता है। चीन के पास ऐसे जासूसी जहाजों की एक फौज है जो चीनी सेना के इशारों पर ऐसे सर्वेक्षणों को अंजाम देती है। जी हाँ, हिंद महासागर में चीन को सिर्फ भारत से ही खतरा है। ऐसे में वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स शब्द उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहाँ चीन अपने आधार विकसित कर रहा है, बेस तैयार कर रहा है। इन ठिकानों को मोती कहा जाता है। माला में प्रत्येक मोती एक जंक्शन है जो चीनी भू राजनीतिक प्रभाव या सैन्य अस्तित्व को दर्शाता है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, नाटो की बैठक के बाद बड़ा फैसला, यूक्रेन को भेजे गए F-16 फाइटर जेट। अमेरिका बोला अब टिक नहीं पाएंगे पुतिन। जी हाँ, बड़ी खबर दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच नाटो के सदस्यों ने घोषणा की है कि उन्होंने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट भेजना शुरू कर दिया है। वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी
विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा कि अमेरिका निर्मित F-16 फाइटर प्लेन की पहली खेप डेनमार्क और नीदरलैंड से यूक्रेन भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द यूक्रेन के आसमान में F-16 उड़ान भरने वाला है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि यूक्रेन इस बार गर्मी के मौसम से खुद को रूसी आक्रमण से प्रभावी ढंग से बचा सकता है। रशिया की ओर से किए जा रहे हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन लंबे समय से F-16 फाइटर जेट की मांग रहा है। दोस्तों आपको बता दें, वहीं जो बाइडेन ने बड़ा दावा कर दिया है कि यूक्रेन से युद्ध हार रहा है रशिया, नाटो उठा रहा है बड़ा कदम। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि रशिया इस युद्ध में विफल हो रहा है। बाइडेन नाटो की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने सदस्य देशों के नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, रोमानिया और इटली यूक्रेन को 5 अतिरिक्त सामरिक वायु रक्षा प्रणाली देंगे। लेकिन क्या दोस्तों, ये सारे देश मिलकर क्या पुतिन को हरा पाएंगे? तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में कट्टर मुसलमान भी बोल रहे हैं जय श्री राम। खूब वायरल हो रहा है उनका वीडियो। बता दें, पाकिस्तान के कट्टर मुस्लिम क्षेत्र सिंध प्रांत का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के मुसलमान जय श्री राम कहते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की घटती संख्या चिंता का विषय है, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक ऐसा शहर और बाजार है जहां पर हिंदुओं की आबादी भारी संख्या में है। पाकिस्तान के इस बाजार में ज्यादातर दुकानें हिंदुओं की है, जिसकी वजह से यहाँ पर हिंदुओं का वर्चस्व है और इस बाजार में हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा एक मिसाल की तरह है। यही वजह है कि इस बाजार में पाकिस्तान के कट्टर मुसलमान भी जय श्री राम बोलते दिख जाते हैं। ऐसे में एक ब्लॉगर साजन चौहान नाम के इस व्यक्ति ने बाजार के बारे में वीडियो साझा किया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मौलवी जय श्री राम बोलते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, इंडियन नेवी का आर्कटिक में सदाबहार एंट्री का सपना टूटा, मोदी पुतिन नहीं कर पाए समझौता। आखिर क्या है कारण? बता दें, अमेरिका के साथ गहरे होते स्ट्रेटेजिक समझौते और इंडो पैसिफिक में बढ़ते सहयोग के बीच अमेरिका और रशिया के बीच संतुलन कायम करने की कोशिश करने के लिए सालों से मॉस्को के साथ सैन्य रसद समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन यह समझौता नाकाम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब रशिया गए और जिस तरह से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, उससे उम्मीद बंधी थी कि पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान लंबे समय से प्रतीक्षित बोले तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट यानी रसद आदान प्रदान समझौते रेलॉस पर हस्ताक्षर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रेलॉस समझौते में सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, बंदरगाह कॉल, मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों सहित सैन्य अभियानों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश और चीन के बीच 21 समझौते पर हुए साइन हस्ताक्षर। शी जिनपिंग से मिली शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और अपने चीनी समकक्ष ली कियांग से मुलाकात की। दोनों देशों ने 21 समझौतों MOU पर साइन की और अपने रणनीतिक सहकारी संबंधों को और बढ़ाने के लिए 7 और परियोजनाओं की घोषणा की। बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी BSS बोले तो बांग्लादेश संघवाद संस्था ने बताया कि बैठकों के दौरान दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए। चीनी राष्ट्रपति ने शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा कि चीन अनुदान, ब्याज मुक्त ऋण, रियायती ऋण और वाणिज्यिक ऋण देकर चारों तरीकों से बांग्लादेश की आर्थिक मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को एक और डिबेट की दे दी चुनौती। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी और मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन को एक राउंड बहस की चुनौती दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह और समय बताए वे डिबेट के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी और मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन को इस सप्ताह एक और बहस के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने खुद को रिडीम करने का मौका दिया है। साथ ही उन्हें गोल्फ के लिए भी चुनौती दी है। इसकी घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं आधिकारिक तौर पर बाइडेन को पूरी दुनिया के सामने खुद को रिडीम करने का मौका दे रहा हूँ। ये बात ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक रैली को संबोधित करते हुए कही। जी हाँ, इसके आगे ट्रंप ने कहा कि इस सप्ताह बाइडेन उनके साथ एक और बहस करें, जिससे लोगों को यह पता चले कि सुस्त बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है। इसके अलावा बाइडेन को चैलेंज करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस बार मुकाबला सीधा होगा, बीच में कोई मॉडरेटर की भूमिका नहीं होगा। इस बार बहस आमने सामने होगी। जी हाँ, तो वहीं गोल्फ खेलने तक की चुनौती दे दी है। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति? बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, इमरान खान को लगा तगड़ा झटका। कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से ही कर दिया इनकार। जी हाँ, पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत यानी ATC ने 9 मई को हुए दंगों के 3 मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद ये दंगे भड़के थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के संस्थापक अध्यक्ष खान ने इमरान खान के खिलाफ 9 मई 2023 को लाहौर कोर कमांडर हाउस
हाउस बोले, जिसे जिन्ना हाउस के नाम से भी जाना जाता है, अस्करी टावर और शादमान पुलिस थाने पर हमलों के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पिछले साल मई में भ्रष्टाचार के कथित मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद इमरान खान के समर्थकों ने कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। दोस्तों वहीं आपको बता दें, श्रीलंका में राष्ट्रपति और संसद के कार्यकाल पर संवैधानिक पेंच खत्म, इस प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। जी हां, श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति और संसद दोनों के कार्यकाल को स्पष्ट करने के लिए संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने बुधवार को घोषणा की है कि नए प्रस्ताव के आधार पर कार्यकाल केवल 5 वर्ष तक सीमित हो जाएगा। श्रीलंका में जब स्वतंत्र चुनाव आयोग अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की तारीख की घोषणा करने की तैयारी में था, तब राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। वर्ष 2015 से 19वें संशोधन के अनुसार दोनों पदों का कार्यकाल पहले से ही 5 वर्ष है। हालांकि समस्या अनुच्छेद 83 को लेकर थी, जिसमें कहा गया था कि जन्म संग्रह के साथ कार्यकाल को 5 से 6 तक बढ़ाया जा सकता है। एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह परिभाषित करने के लिए संपर्क किया है कि कार्यकाल 5 वर्ष का है या 6 वर्ष का। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, लद्दाख में अवलांच की चपेट में आई 3 सैनिकों का 9 महीने बाद मिला शव। जी हां, लद्दाख में पिछले साल अक्टूबर में एक पर्वतारोहण अभियान के दौरान 18,300 फुट की ऊंचाई पर हिमस्खलन में 4 सैनिकों की मौत हो गई थी, जिनमें से 3 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हवलदार रोहित कुमार, हवलदार ठाकुर बहादुर आले और नायक गौतम राजवंशी एक गहरी दरार में फंस गए थे और उनके शव करीब 9 महीने तक बर्फ की मोटी परतों के नीचे दबे हुए थे। रक्षा सूत्रों ने बताया कि उनके शव गत के 1 सप्ताह में बरामद किए गए। तो वहीं बता दें, रशिया में अमीरों को देना होगा अब अधिक टैक्स, संसद में पारित हुआ विधेयक पुतिन की मंजूरी का है बस इंतजार। जी हां, रशिया की संसद ने बुधवार को यूक्रेन युद्ध के बीच वित्त जुटाने के इरादे से अमीरों पर अधिक आयकर लगाने वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में 24 लाख रूबल यानी $27,500 तक की आय पर 13% कर लगाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन उससे अधिक आय पर कर की दर बढ़ जाएगी, यानी बढ़ती जाएगी। 5 करोड़ रूबल बोले तो $5,73,000 से अधिक आय के लिए अधिकतम दर 22% होगी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दे, तिब्बत में भारी बारिश के चलते बह गया हाईवे, 130 से ज्यादा लोग फंस गए। बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। जी हाँ, चीन के तिब्बत क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से एक प्रांतीय राजमार्ग के कुछ हिस्सों के बह जाने के बाद एक पहाड़ी शहर में 130 से अधिक लोग फंस गए हैं और उन्हें निकालने के लिए बुधवार को बचाव अभियान जारी रहा। चाइना की सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। ऐसे में एक चीज तो तय है, भारत जैसे पवित्र देश पर उसके बॉर्डर पर हिस्सा जताने की कोशिश करने वालों का कर्मा कुछ ऐसा ही होता है, कर्मा उनका यही हाल करता है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में नागरिकों की प्राइवेसी निजता हुई खत्म, ISI को मिला किसी का भी फोन सुनने का अधिकार। दोस्तों बता दें क्या है इसका मतलब। दरअसल पाकिस्तान में आज के बाद से लोगों की निजता यानी प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म करते हुए शहबाज शरीफ की सरकार ने देश की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI को लोगों को फोन कॉल को ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने का अधिकार दे दिए हैं। पाकिस्तान सरकार ने देश की सेना की जासूसी खुफिया एजेंसी को टेलीफोन कॉल करके के जरिए लोगों के बीच होने वाली बातचीत को सुनने का कानूनी अधिकार दे दिया है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार जो पहले से ही आजादी के बाद से आधे समय तक सेना के नियंत्रण में रही है, उसे और घातक अधिकार दे दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कभी थे जिगरी दोस्त, अब एक दूसरे की गर्दन काटने पर आमादा। आखिर क्यों, बता दे। पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। यानी पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस हफ्ते कहा कि उनका देश आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए एक नए सेना अभियान के तहत सीमा पार हमले की जानकारी रखने की योजना बना रहा है। टाइम्स के मुताबिक ये टिप्पणी पाकिस्तान के नजरिए में आए गए एक बड़े बदलाव को दर्शा दिया, जिन्होंने अब तक मार्च में सीमा पार किए गए एक से ऐसे हमले की ही बात स्वीकार की थी। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, क्या केजरीवाल की पार्टी की मान्यता हो जाएगी रद्द। 209 पेज की चार्जशीट में ईडी ने आम आदमी पार्टी पर लगाए ये गंभीर आरोप। बता दें, क्या शराब घोटाले की वजह से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की मान्यता खत्म हो सकती है। अक्टूबर 2022 में भी दिल्ली शराब नीति को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा था कि क्या पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में दोषी है। अगर ऐसा है तो आपने अब तक आम आदमी पार्टी का आरोपी क्यों नहीं बनाया। इस पर ईडी की ओर से कहा गया था कि आगे जल्द ही हम आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की सोच रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के लिए सबसे कठिन वक्त आ चुका है, जो शराब घोटाले और अब तक ये पूछते रहे कि घोटाला हुआ तो पैसा कहाँ है, घोटाला हुआ तो पैसा कहाँ गया। उन्हें अब ईडी की तरफ से दायर अगली चार्जशीट में झटका लग सकता है, क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी। सवाल की वजह से ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी नंबर 37 के तौर पर अरविंद केजरीवाल का अगर नाम है, तो चार्जशीट में आरोपी नंबर 38 के तौर पर पहली बार किसी पार्टी का नाम दर्ज हुआ है। ये पार्टी है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। जी हाँ दोस्तों,
यानी कि केजरीवाल अब पूरे तरीके से बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में किन किन को लगता है कि विश्वासघात हुआ है दिल्ली की जनता के साथ और जिनको नहीं लगता वो कारण भी बताइएगा तो वही बता दें। यदि हिंदू सहिष्णु नहीं होते यानी कि हिंदू अगर टॉलरेबल नहीं होते, सहने वाले नहीं होते तो राम मंदिर निर्माण के लिए 500 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। खट्टर का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को विपक्षी नेता राहुल गांधी की हिंदुओं पर की गई हालिया टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि यदि हिंदू सहिष्णु नहीं होते तो जय श्री राम बनने में 500 वर्ष नहीं लगते। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए खट्टर ने कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से झूठ फैलाने का आरोप लगाया। खट्टर ने कहा कि जब लोकसभा चुनावों के दौरान किसी ने कांग्रेस के झूठ पर ध्यान नहीं दिया तब उन्होंने भगवान राम और हिंदुओं को बदनाम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू वैश्विक स्तर पर सबसे सहिष्णु लोगों में से है जबकि राहुल गांधी का दावा है कि हिंदू हिंसक है। दोस्तों इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे तो वही बता दें। दिल्ली, यूपी, बिहार में अगले 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। आईएमडी ने बताया अन्य राज्यों में कैसा होगा मौसम। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। मॉनसून के आने के से मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में तो बारिश के कारण सड़कों पर पानी का सैलाब जमा हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले कुछ दिनों तक बारिश से निजात मिलने की संभावना नहीं है। आईएमडी ने अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, असम और मेघालय में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।